गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के अपनी यूट्यूब क्लास में हम एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। पीछे वाले पार्ट्स में पार्ट्स 1 में हमने पढ़ लिया था इसका जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था इसका कॉमन नेम, IUPAC नेम, एल्किल हैलाइड का कॉमन नेम और उसका डाई एल्किल हैलाइड का कॉमन नेम और उसका IUPAC नेम। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, यानी एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियाँ। तो एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियों में अपनी विधि नंबर 1 जो है वो है एल्कोहल से, यानी कि हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए अपने पास 3 मेथड और हैं, यानी कि 3 तरीके से और बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट है हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं PCl5 के साथ। नेक्स्ट है इसके हम रिएक्शन करा सकते हैं PCl3 के साथ। नेक्स्ट है हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं SOCl2 के साथ। और नेक्स्ट है जो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन एक और बोल सकते हैं हम, जिसके हम रिएक्शन करा सकते हैं HX, यानी कि एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो अपने पास एल्कोहल लेकर 4 तरीके से हम क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराकर किस प्रकार से एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो एक बार अपने इस PCl5 का डिस्कस कर लेते हैं, जो अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के अंदर, यानी कि P ब्लॉक वाले चैप्टर में भी इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। PCl5 जो है फास्फोरस के लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इन 5 इलेक्ट्रॉन पे Cl जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अपने पास वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो पहली बात तो ये आ गई कि PCl5 जो है वो ऑक्टेंट रूल को फॉलो नहीं करता है, यानी कि अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। उसका रीजन ये कह सकते हैं हम कि फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं और वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ही अपने अष्टक को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसलिए फास्फोरस है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है। अब हम फास्फोरस के आगे डिस्कस करें तो ये कह सकते हैं फास्फोरस के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3d है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैंने एक सिंपल तरीका बताया था, संकरण निकालने का एक सबसे सिंपल तरीका है Lp प्लस Bp, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की संख्या। तो लोन पेयर यहाँ पर 0 है क्योंकि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है। और बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 और 5, और टोटल कितने हुए 5, और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया है, sp3d। और sp3d की जो शेप होती है वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जिसकी यानी कह सकते हैं हम ट्राइएंगल बाइपिरामिडल। इस प्रकार से इसकी क्या बनती है, शेप बनती है। तो यहाँ पर अपने पास है Cl 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 और Cl। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि PCl5 को जब हम गर्म करते हैं तो अपने पास क्या बनता है। तो एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, PCl3 प्लस Cl2। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा एक और यहाँ पर बन सकता है कि PCl5 ज्यादा स्टेबल होता है या PCl3। तो याद रखना कि PCl3 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेंट रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब PCl5 को गर्म करते हैं तो PCl3 के साथ साथ में क्या बनता है, Cl2 बनता है। और उसका रीजन क्या है कि इसकी शेप जो आती है वो आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जिसकी वजह से 3 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो सेम है और 2 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, अलग है। तो 3 समान है और 2 अलग हैं। ये दोनों वाले बॉन्ड है वो काफी बड़े बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये वाला Cl और ये वाला Cl दोनों यहाँ से क्या हो जाते हैं, गर्म करते ही हट जाते हैं। तो PCl3 प्लस Cl2 बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बना कि नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फास्फोरस। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फास्फोरस के लास्ट ऑर्बिटल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन कभी भी NCl5 नहीं बनाता, लेकिन फास्फोरस है वो क्या बनाता है, PCl5 बनाता है। तो यहाँ पर का भी आंसर क्या देने वाले हम कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, रिक्त d कक्षक नहीं है, जबकि फास्फोरस के पास रिक्त d कक्षक उपस्थित होते हैं। इसलिए PCl5 है, यानी कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो यहाँ पर PCl5 पे 3 क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है अपना कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है जबकि नाइट्रोजन नहीं बनाता, या फिर हम ये कहते हैं कि फास्फोरस है वो PCl5 बनाता है जबकि नाइट्रोजन है वो NCl5 नहीं बनाता। तो सीधा सीधा आंसर देना है कि नाइट्रोजन के पास रिक्त d कक्षक अनुपस्थित होते हैं, इसलिए वो 5 बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस के पास रिक्त d कक्षक उपस्थित होने के कारण वो अपने ऑक्टेंट का प्रसार करता है, यानी बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो 5 बॉन्ड बनाता है, यानी कि PCl5 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये अपना ये आता है कि PCl5 ज्यादा स्टेबल होता है या PCl3। तो याद रखना PCl3 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि PCl3 का ऑक्टेंट यानी कंप्लीट होता है
और ये PCl5 में जो है वो ऑक्टेन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि इसके वैकेंट और वैलेंस ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि PCl5 को हम गर्म करते हैं तो PCl3 के साथ में Cl2 बनता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि PCl5 की जो शेप होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी, और त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होने की वजह से इसके 3 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 2 बॉन्ड से क्या है, अलग है, यानी 3 बॉन्ड सेम लंबाई के हैं, ये 2 बॉन्ड सेम लंबाई के हैं। तो अपने पास 2 तरीके के बॉन्ड बने, 2 Cl अलग अलग बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड बना रहे हैं, और ये 3 क्लोरीन जो है अलग बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो दोनों बॉन्ड टूटकर Cl2 के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये अपने 3 क्वेश्चन हो गए PCl5 पर, और तीनों किसी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ते हैं, पी ब्लॉक वाले चैप्टर में। अब वापस अपने पास आ जाते हैं, एल्किल हैलाइड के PCl5 की रिएक्शन करानी है अपने को एल्कोहल के साथ, यानी एल्कोहल के साथ PCl5 की रिएक्शन करवाकर एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जा सकता है। तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं ROH, और इसकी रिएक्शन करवानी है अपने को PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ फास्फोरस के साथ अपने पास 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहाँ से बन जाएगा HCl, यहाँ से बन जाएगा RCl। तो यहाँ से बना अपना RCl, एक बना अपने पास HCl, और बीच वाला प्रोडक्ट जो बना वो बना POCl3, यानी कि फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड। तो यहाँ से अपने पास बन गया AR का मतलब एल्किल, Cl का मतलब है क्लोराइड। तो एल्किल हैलाइड का हमने निर्माण कर लिया है, काफी इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट वाली है PCl3 के साथ वही एल्कोहल लेना है अपने पास, यानी कि एल्कोहल की रिएक्शन करानी है इन सभी के साथ। तो पहले हमने PCl5 के साथ करा ली, नेक्स्ट अपनी कौन सी है, PCl3। तो ROH एल्कोहल, और याद रखना जब भी हम PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम एल्कोहल के कितने मोल लेने हैं अपने को, 3 मोल लेने हैं। तो एल्कोहल के हमने 3 मोल ले लिए। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, PCl3 के साथ करा रहे हैं, PCl3 के साथ करा रहे हैं। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, H3PO3, H3PO3, H3, ये 3 H, ये P, और ये 3 ऑक्सीजन, H3PO3, और ये Cl इस कार्बन से, ये Cl इस कार्बन से, और ये Cl इस कार्बन से, यानी कि जहां से पुराने बॉन्ड टूटेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहीं आकर नए बॉन्ड बनते हैं। तो RCl, इसके कितने मोल बनेंगे, 3 मोल बनेंगे। तो इससे भी किसका निर्माण कर लिया हमने, एल्किल क्लोराइड का निर्माण कर लिया है। तो एल्कोहल से 2 मेथड हो गए एल्किल हैलाइड बनाने के, PCl3 से बना सकते हैं और PCl5 से बना सकते हैं। अब अपने पास आता है SOCl2। यहाँ पर आकर अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, या काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है। तो इसको मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डार्जन परक्रम, यानी कि डार्जन प्रोसेस या डार्जन रिएक्शन। तो SOCl2 का नाम लिखेंगे तो नाम हो जाएगा थायोनिल क्लोराइड। तो अपनी जो रिएक्शन है एल्कोहल के साथ किसकी करवानी है, थायोनिल क्लोराइड की करानी है। और जब एल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तब हम उसको कहते हैं डार्जन प्रोसेस या फिर डार्जन अभिक्रिया। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इससे पहले हम इस रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपने पास आया है ROH एल्कोहल ले लिया हमने, थायोनिल क्लोराइड हम ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी, S डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, S डबल बॉन्ड O Cl और Cl। तो ये अपने पास थायोनिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर हो गई। तो एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे S डबल बॉन्ड O Cl और Cl। तो हमने थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहल के साथ। अब लेना है अपने को परजेंस, और परजेंस किसकी लेनी है अपने को, पीरीडीन की परजेंस लेनी है, जिसका फॉर्मूला है C5H5N, C5H5N यानी कि पीरीडीन। अब पीरीडीन की स्ट्रक्चर अगर बनानी हो तो काफ़ी सिंपल है, बेंजीन की स्ट्रक्चर बना लें। ये अपनी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर बना ली। बेंजीन में 6 कार्बन है अपने पास, पीरीडीन में कितने कार्बन है, 5। तो छठा एक किसी भी कार्बन को हटाओ और उस कार्बन की जगह क्या लगा लो, नाइट्रोजन लगा लो। ये अपनी किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, पीरीडीन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, प्रेजेंस किसकी ले रहे हैं, पीरीडीन की प्रेजेंस ले रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डार्जन प्रक्रम या डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ से एक प्रोडक्ट बनता है HCl,
यहाँ से प्रोडक्ट बनता है RCl और बीच से प्रोडक्ट बनता है SOO यानी कि SO2 यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड। तो यहाँ से बना RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो अपने पास ये तो प्राप्त हो गया एल्किल क्लोराइड, और ये वाले जो बने वो क्या बने अपने पास, को प्रोडक्ट बने। को प्रोडक्ट का मतलब एल्किल क्लोराइड के साथ बनने वाले सह उत्पाद बने। तो इस प्रकार से हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से एल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। S डबल बॉन्ड O Cl के साथ, S डबल बॉन्ड O Cl के साथ थायोनिल क्लोराइड, प्रेजेंस ले रहे हैं पिरिडीन की, बन रहा है RCl यानी एल्किल क्लोराइड, SO2 और HCl। यहाँ पर हमने प्रेजेंस ली है पिरिडीन की जिसका फॉर्मूला है C5H5N, जिसकी स्ट्रक्चर है ये होती है। अब हम इस रिएक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आ जाएगा कि डार्जन प्रक्रम में हम पिरिडीन की प्रेजेंस क्यों लेते हैं, यानी कि पिरिडीन की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कंप्लीट क्यों करवाते हैं। तो सीधा सीधा ध्यान रखना, पिरिडीन नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, इसलिए पिरिडीन है वो किस नेचर की होगी, बेसिक नेचर की होगी। कहने का मतलब क्षारीय प्रकृति की होगी। अब क्षारीय प्रकृति की है और अपने पास जो प्रोडक्ट के रूप में क्या बना है, HCl यानी कि एसिड बनना है। तो एसिड पिरिडीन जो है वो HCl को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 1 अपना हम मैं लिख देता हूं यहाँ पर। इस रिएक्शन में पिरिडीन की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस क्यों ली जाती है, क्यों ली जाती है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया कि डार्जन प्रोसेस में पिरिडीन की उपस्थिति हमें क्यों लेते हैं। तो इसका आंसर अपने को क्या लिखना है, बिकॉज, क्योंकि जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, यानी डार्जन रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो एल्किल हैलाइड के साथ को प्रोडक्ट के रूप में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो HCl जो है उसको अब्जॉर्ब कौन कर लेता है, पिरिडीन अब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि पिरिडीन किस नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है। नेक्स्ट इसी के ऊपर अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि RCl एल्किल क्लोराइड बनाने की यह सबसे उत्तम विधि है, यानी कि सबसे बेस्ट मेथड है। तो हम कह दें कि एल्किल क्लोराइड के निर्माण का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, डार्जन प्रोसेस है, क्यों है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये अपना दूसरा बन गया। और क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हम क्या देंगे, जब डार्जन प्रोसेस यानी कि डार्जन रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो एल्किल हैलाइड के रूप में को प्रोडक्ट क्या बनते हैं, SO2 प्लस HCl। SO2 है वो किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में है। यहाँ पर HCl अपना क्या है, एसिड है। HCl को कौन अब्जॉर्ब कर लेता है, पिरिडीन अब्जॉर्ब कर लेता है। और SO2 गैस है जो EGV में क्या हो जाती है, वेपोर बन जाती है, यानी वाष्पित हो जाती है हल्का सा गर्म करते ही। तो अपने पास प्योर क्या बचता है, RCl बचता है। क्या बचता है, RCl बचता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज डार्जन अभिक्रिया के अंदर मेन प्रोडक्ट RCl यानी कि एल्किल क्लोराइड के साथ सह उत्पाद के रूप में SO2 गैसीय फॉर्म में और HCl बनता है। HCl को पिरिडीन जो क्षारीय प्रकृति की होती है अवशोषित कर लेती है। शेष बचा SO2 जो हल्के से टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है, क्योंकि वो गैसीय फॉर्म में है। तो यहाँ पर बिल्कुल प्योर यानी शुद्ध मात्रा में 95% से ज़्यादा अपने को क्या प्राप्त होती है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होती है। इसलिए एल्किल क्लोराइड बनाने की यह सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। लास्ट जो आती है इसके एक और वो ये आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि इस रिएक्शन से कभी भी RI और RBr का निर्माण नहीं किया जा सकता है, यानी कि डार्जन प्रोसेस से कभी एल्किल आयोडाइड व एल्किल ब्रोमाइड नहीं बनाया जाता। इससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया जाता है, एल्किल क्लोराइड बनाया जाता है। तो RBr बनाएंगे तो क्या चाहिएगा अपने को, थायोनिल ब्रोमाइड, और RI बनाएंगे तो अपने को क्या चाहिएगा, एल्किल आयोडाइड चाहिएगा। यानी कि RBr बनाएंगे तो क्या चाहिएगा अपने को, थायोनिल ब्रोमाइड, और आयोडाइड बनाने के लिए अपने को क्या चाहिएगा, थायोनिल आयोडाइड। यानी कि सिंपल सी बात है, हमने RCl बनाया तो उसके लिए हमने क्या लिया, SOCl2 लेंगे। ठीक है जी। RBr बनाने के लिए हम क्या लेंगे, SOBr2 लेंगे। और RI बनाने के लिए हम क्या लेंगे, SOI2 लेंगे। तो एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए थायोनिल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए थायोनिल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए थायोनिल आयोडाइड। लेकिन ये तो बनाया जा सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं बनाए जा सकते। तो सीधा सीधा रीजन देना कि थायोनिल ब्रोमाइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि अस्थायी होता है, जबकि SOI2 है वो एक अननोन कंपाउंड है, यानी कि अभी तक ऐसा कोई कंपाउंड ज्ञात नहीं हुआ है। तो डार्जन रिएक्शन पे अपने पास 3 क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 1 था कि इस रिएक्शन में हम पिरिडीन की प्रेजेंस क्यों लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 जो आया वो अपना है कि RCl बनाने का बेस्ट मेथड क्यों है सबसे बेस्ट मेथड क्यों है। और क्वेश्चन नंबर 3 ये अपना आया कि इस रिएक्शन से हम कभी भी RI और RBr नहीं बना सकते हैं, तो ऐसा भी हम क्यों नहीं करते हैं, उसका रीज़न भी हमने लिख लिया है कि SOBr2 यानी थायनिल ब्रोमाइड जो है वो अनस्टेबल होता है, और SOI2 यानी कि थायनिल आयोडाइड जो है वो क्या होता है, अज्ञात यानी कि अननोन एक कंपाउंड है। और नेक्स्ट जो अपना चौथा पार्ट जो बच गया, वो चौथा पार्ट जो है वो है H अक्ष के साथ अभिक्रिया, H अक्ष के साथ अभिक्रिया। तो H अक्ष के साथ अभिक्रिया में सबसे पहले H अक्ष की क्रियाशीलता, H अक्ष की क्रियाशीलता, हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता। तो सबसे पहले H अक्ष में हम लिख सकते हैं अक्ष की जगह फ्लोरीन HF, HCl, HBr और HI। HF, HCl, HBr और HI में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कंपाउंड कौन सा बनने वाला है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है। तो रिएक्टिविटी देने के लिए अब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी यानी कि जिसकी बॉन्ड टूटने की ताकत सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो सबसे कम क्रियाशील होगा। और जिसका बॉन्ड इजी वे में टूट जाए यानी कि आसानी से टूट जाए, उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, सबसे कम। तो देखो पहले यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, बंध लंबाई यानी कि इनके बीच में बने हुए बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, HF की है, HCl के बीच में बने हुए बॉन्ड की है, HBr के बीच में बने हुए बॉन्ड की है, या HI के बीच में बने हुए बॉन्ड की है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम 17th ग्रुप यानी हेलोजन वाले ग्रुप यानी 17वें ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी कि अप टू डाउन यानी कि टॉप टू बॉटम जब चलते हैं, तो सिंपल सी बात है उसकी साइज क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और जब साइज बढ़ती जाती है यानी कि उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, तो सिंपल सी बात उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर फ्लोरीन की साइज छोटी है, हाइड्रोजन की साइज भी छोटी है, तो उनके बीच में बॉन्ड लेंथ ये होगी। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन की साइज ये है और आयोडीन की साइज ये है, तो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ ये होगी। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसकी बंध लंबाई क्या, मतलब जिसकी साइज ज़्यादा बड़ी होगी उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, लंबी होगी। तो HI सबसे बड़ा होगा, यानी HI के बीच में बनने वाला बॉन्ड सबसे लंबा, उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम जो होगा वो कौन सा होगा, HF होगा। तो ये तो अपनी हो गई बंध लंबाई, यानी साइज बढ़ेगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब हम करें कि बंध सामर्थ्य या फिर हम कहते हैं कि बंध ऊर्जा यानी कि बॉन्ड एनर्जी, इनमें से सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है। तो सबसे देसी एग्जांपल लेते हैं, जुगाड़ी एग्जांपल। अगर हम एक बड़ा धागा लें और एक छोटा धागा लें, अगर हम बड़े धागे पे हम जो ताकत लगाकर खींचें तो वो जल्दी टूटने वाला है, एक छोटा धागा जल्दी टूटने वाला है। तो सिंपल सी बात है, हमने ऐसा कई बार किया भी है। बड़ा धागा क्या होता है, आसानी से टूटता है, जिसके हम फोर्स क्या लगा सकते हैं, ज़्यादा लगा सकते हैं। तो HI है, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है सबसे पहले यानी इजी वे में कौन सा टूटेगा, HI। तो सबसे बंध सामर्थ्य सबसे ज़्यादा किसका होगा, HF का, यानी कि HF के बीच में बने हुए बॉन्ड के लिए तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी। उससे कम HCl, उससे कम HBr और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, HI की, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में, आयोडीन की साइज बड़ी होने के कारण सबसे ज़्यादा है और बॉन्ड लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो इजी वे में यानी कि थोड़ी सी एनर्जी देते ही बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। और बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा वह उतना ही जल्दी रिएक्शन करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर हम क्रियाशीलता में लिखें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कंपाउंड कौन सा होगा, HI। HI से कम कौन सा होगा, HBr। HBr से कम कौन सा होगा, HCl। और HCl से कम कौन सा होगा, HF। रीजन देंगे तो क्या दें, अगर आपने से पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, HF से, तो सीधा सीधा क्या कहेंगे कि आयोडीन की साइज बड़ी होने के कारण HI की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से उसकी बंध ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। बंध लंबाई सबसे ज़्यादा, बंध ऊर्जा सबसे कम, क्योंकि लंबी चीज़ को तोड़ने में ऊर्जा अपने को क्या चाहिए, कम चाहिएगी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी देते ही बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होते ही रिएक्शन करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो अब इनकी HX की हमने क्रियाशीलता पढ़ ली। तो एल्कोहल की जो रिएक्शन है वो अपने को किसके साथ करानी है, HI के साथ करानी है, या HCl के साथ करानी है, या HBr के साथ करानी है। तो हम ले रहे हैं एल्कोहल ROH, ये हमने ले लिया एल्कोहल, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl के साथ। और अपने को लेना है ड्राई ZnCl2, ड्राई ZnCl2। और जब हम ऐसा करते हैं तो यहां से बाहर क्या हो जाता है, H2O,
H2O और ये Cl इस एल्किल समूह के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा RCl यानी कि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। अब अपने पास ये तो हो गया एल्कोहल से। एल्कोहल से हमने 4 प्रकार से एल्किल हैलाइड बनाया, PCl5 से बनाया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से और HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड से। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा अपना SOCl2, वेरी मोस्ट, इसको आपको याद ही रखना है, जिस पे हमने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आता है, नेक्स्ट मेथड है वो आता है हुन्स-डिकर रिएक्शन यानी कि हुन्स-डिकर अभिक्रिया। हुन्स-डिकर अभिक्रिया रिएक्शन नंबर 2 हुन्स-डिकर अभिक्रिया। तो हुन्स-डिकर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेते हैं। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RC+O और इसका सिल्वर साल्ट बनाएंगे तो किसी भी सिल्वर के क्षार के साथ अभिक्रिया करा देंगे। एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करके साल्ट बनाएंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट हो गया। इसकी रिएक्शन अपने को करानी है Br2 ब्रोमीन के साथ, प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 है एक नॉन पोलर कंपाउंड है। CCl4 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से तो बाहर क्या निकल जाएगा CO2, इस Br के साथ में एक Ag, तो यहाँ से प्रोडक्ट बन गया AgBr और Br के साथ में R हम जुड़ जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा RBr। तो हुन्स-डिकर अभिक्रिया से हम क्या बना सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं, जहाँ से 2 को प्रोडक्ट बने हैं CO2 और AgBr। AgBr जो है वो एक कोलाइड है जिससे हम कृत्रिम बारिश करवाते हैं, यानी कि कृत्रिम कहने का मतलब आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं। रिएक्शन नंबर 3 जो आती है उसमें हम कह सकते हैं कि प्राथमिक एमीन से 1 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करवाने के लिए अपने को लेना है टिल्डेन अभिकर्मक जिसका फॉर्मूला होता है NOCl, जिसका हम नाम लिखेंगे तो लिखेंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड 1 डिग्री एमीन के साथ हम रिएक्शन कराने वाले हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड की, जिससे बनने वाला है अपने पास एल्किल हैलाइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर लिखेंगे तो N+O और Cl, ये इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हो गई है। और 1 डिग्री एमीन R N H और H, तो ये अपने पास 1 डिग्री एमीन RnH2, इसकी रिएक्शन करानी है अपने को नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी टिल्डेन रिएजेंट से। तो टिल्डेन रिएजेंट से रिएक्शन करा लेंगे Cl N+O। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहाँ से बन जाएगा H2O यानी कि पानी, यहाँ से बन जाएगी N और N दोनों आपस में जोड़कर नाइट्रोजन गैस N2 और यहाँ से अपने पास बना RCl यानी कि एल्किल क्लोराइड। तो इस प्रकार से हमने 3 मेथड पढ़ लिए हैं एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन के। उसके बाद कई सारे मेथड और बच गए, जैसे अपने पास बच गया है एल्कीन से बना सकते हैं, जिसमें मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल हम पढ़ने वाले हैं, खरास रूल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी, यानी कि हेलोजन विनिमय अभिक्रियाएं। और उसमें हम 2 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट्ज अभिक्रिया।